अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, इस फरवरी के महीने के वस्त में एक ऐसा वाक़या होता है जबकि इससे पहले पेशावर में भी इस तरह का एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या होता है। आपके ज़रिए याद होगा, बहुत ही रिसेंटली ये वाक़यात हुए हैं। बात यह है कि दहशतगर्दी जिससे हमने तकरीबन 100% तो कभी भी छुटकारा नहीं पाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, किसी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया गया था। लेकिन अब ये आग एक मर्तबा फिर दाखिल हो चुकी है पाकिस्तान और कराची में। कराची के बिल्कुल वो एक ऐसा एरिया जिसको सेंसिटिव तरीन एरिया कहा जाता है, यानी कि पुलिस का मरकज़ी ऑफिस, उसको निशाना बनाया जाता है इसी फरवरी के वक्त में। तकरीबन वक्त से 2 दिन आप ज़्यादा लगा लें, बिल्कुल रिसेंटली। अब इस वाक़े के बाद क्या होता है कि पुलिस की तरफ से और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें SSU, रेंजर्स और जितने भी हमारी फ़ौज के एहलकार इसमें शामिल थे, सलाम है उनको कि उन्होंने 4 घंटे के ऑपरेशन के दरमियान में पूरा वो ऑफिस जो था, पुलिस ऑफिस जो था, उसको साफ़ कर दिया, सफाया कर दिया, वासले जहन्नुम कर दिया, लेकिन उसमें शहादतें भी हो गई। लेकिन हम ये प्रोग्राम किस हवाले से करने के लिए जा रहे हैं कि आज हम दिखाएंगे कि स्नैप चेकिंग उन इलाकों में जहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ रहती हैं, जो ये 1 मिनट के अंदर आपको कार्ड अपना दिखा देती हैं, या फिर पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को वो भरम दिखा रही होती हैं कि हम तो फलां डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ऊपर ये स्नैप चेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर और ख़ास तौर पे शर्जील बेमन साहब ने जिस अंदाज में वो एड्रेस किया था, उसके बाद हम आज आपको पहली मर्तबा टैक्टिकल आर्म लेकर जा रहे हैं। हम सिर्फ ये दिखाने के लिए कि असलहे की नुमाइश किस तरीके से उसको ममनू करार दिया गया है। वैसे तो ये हमेशा से थी, लेकिन इसको किस तरीके से ममनू करार दिया गया है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, उसके कवायद ज़वाबित क्या हैं। असलहा क्या आप रख सकते हैं? असलहा अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए या फिर आप शिकार के लिए रख रहे हैं, तो उसके क्या हदूद क़यूद हैं और वो किस तरीके से लीगल कहलाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये बताना और आपका समझना बहैसियत शहरी बहुत ज़रूरी है। कराची आइट अगर आप हैं तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपके पास लीगल वेपन भी है और आप उसको अगर लहरा कर अगर उसकी नुमाइश कर रहे हैं बिला वजह, ज़रूरत पड़ने के अलावा, तो याद रखिएगा कि वो इल्लीगल होगा या आपका अमल काबिले गिरफ्त होगा। लेकिन हम सिर्फ ये बताकर आपको अवेयर कर रहे हैं कि खुदा के लिए कानूनी तरीका अपनाइएगा। कानूनी तरीका मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपको महफूज कर देगा। और गैर कानूनी तरीका अपनाएंगे तो उसके क्या कवायद ज़वाबित है और किस तरीके से आप कानून के शिकंजे में आ सकते हैं और उस पर क्या आपके ऊपर हद लागू हो सकती है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। ये प्रोग्राम आज के आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है ना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये पंजाब चौरंगी है। यहाँ पर अगर देखा जाए कराची के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनरजिस्टर्ड गाड़ियों की आमद होती है। ऐसी गाड़ियाँ जो कि इलीगल होती हैं, उनकी आमद होती है। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ होती हैं, या फिर वो गाड़ियाँ जिनके नाम होनी चाहिए उनके नाम नहीं होती हैं। अब जो ये एक्शन हो रहा है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त जो है वो ये इक़दाम बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मच नीडेड। इस वक्त कराची की सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की आप देख रहे हैं। बिलखुसूस अगर हम कराची की बात करें तो जो वाक़या ख़ास तौर पे ये जो पुलिस के ऊपर जिस तरीके से हमला होता है और पुलिस का जो सबसे मेन पॉइंट का घर था उस ऑफिस में अगर हो रहा है, तो इसके ऊपर ये बनता था कि इसके बाद ये इस किस्म के इक़दाम जो है वो फौरी तौर पर लिए जाएँ, जो कि सिंध गवर्नमेंट ने लिए। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपके अगर गाड़ी फर्ज करें कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी गाड़ी अपने नाम करवाइए। नंबर प्लेट जिस तरीके से लगनी चाहिए उस तरीके से, जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है वो आपको इसके लिए प्रिसाइसली एक तरीक़ाकार बताया है, आप उस तरीके से अपने नाम करवा सकते हैं। 28 फरवरी से ख़ास तौर पे जो है वो इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, पुलिस यहाँ पे अपनी कार्रवाई कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, सरफराज सयाल साहब, आप ऐसे हैं। सर ये बताइएगा कि ये जो अभी अहकामात जारी किए गए हैं, 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है और 28 फरवरी से अमल दरामद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इसका शुरू हो जाएगा। अभी आप मुझे बताइए कि सुबह से लेकर अब तक आपने कितनी गाड़ियों को तकरीबन जो है वो रोका है? ये मैं सुबह से इनके चलान कर रहा हूँ। मेरे फैंसी नंबर प्लेट भी, क्योंकि ये डिफेंस का एरिया क्लिफ्टन का, इधर सबसे ज़्यादा वायलेशन ये करते हैं, ये टेंटेड ग्लास और फैंसी नंबर प्लेट।
और मेरी अतुल वसा कोशिश यही है, जब तक मैं रहूँगा यहाँ पे मैं भरपूर कार्रवाई करूँगा। जब तक जीरो नहीं होगा इतने तक मैं अपनी कार्रवाई जारी रखूँगा। अच्छा, ये जो आपको अंदाजा होगा कि ये इकदाम क्यों किए जा रहे हैं, जाहिर है कि सिक्योरिटी को लेकर जो है वो जब से ये हमला हुआ है उसमें खास तौर पे जो था वो मच नीडेड ये एक ऐसा कदम था जो कि उठाना ज़रूरी था और उठाया गया है। अभी ये कितना मुश्किल है इस वक्त आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि जाहिर है कि ये वो जगह है जहाँ पर अमूमन जो है वो अगर किसी पे हाथ डाला जाता है, किसी गाड़ी को रोका जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई खरदमाग में अंदर से निकल आता है और बदतमीजी शुरू कर देता है, वो उल्टी आपके साथ जो है वो वायलेशन शुरू कर देता है कानून की। ऐसे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं? सर, अगले दिन यहीं पे ये पार्किंग सारी रिमूव कराई है मैंने। इस चुरंगी से ना तो आदमी पैदल भी नहीं गुजर सकता था, ऐसा हालात इधर बना हुआ था पार्किंग का। मैंने अगले दिन एक को मेरे सिपाही ने रोका कि वन वे पे आप नहीं जाएं। उसने क्या काम किया, मेरे सिपाही के साथ बदतमीजी की। मैंने उसके खिलाफ FIR करवाई। FIR मौजूद है थाने फ्रीयार में और अभी तक वो बंदा लाकअप में है। अभी ये जो गाड़ी गुजरी है ये कम से कम जो है वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है इस वक्त, जो भी यहाँ से निकल के गुजर के गई है। अगर हम देखें तो इसके जो शीशे थे वो पेपर वाले थे, यानी कि ब्लैक शीशे थे। अभी इसके ऊपर चलान किया गया क्या? जी, ब्लैक रंगीन शीशों पे चलान इनको दिया गया। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि लोगों को अभी तक अंदाजा हो गया है कि किस किस्म के सीरियस इकदाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं या अभी तक वो बेखबर है? सर, अभी जितना ये मीडिया पे चलेगा और ये सीरियस तो अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हमें भरपूर कार्रवाई, जितनी एजेंसियां हैं हम तमाम ये मिल के कार्रवाई करेंगे तो उम्मीद है कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं होगा। ठीक है जनाब, और यहाँ पर जो कि हमारी पुलिस भी मौजूद है तो मालूम कर लेते हैं। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DSP साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, एक बड़ा अहम इस वक्त जो है वो अमल दरामद का वक्त आ गया है एक फैसले के ऊपर, वो है ये जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं। और जिस तरह का उसका आपको पता है सिनेरियो भी यही है कि कराची के जिस तरह अचानक हालात जो हैं वो दहशतगर्दी की लपेट में आना शुरू हुए हैं, उसके बाद खास तौर पे ये इकदाम बहुत ज़रूरी थे। अभी आप इकदाम तो उठा रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि आप इसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ ये भी देख रही हूँ कि लोग जो है वो आपसे बहसो मुबाहिसा भी कर रहे हैं और बाकायदा तौर पे बजाय ये कि वो सरे तस्लीम खम करें, वो बाकायदा तौर पे जो है वो बाज़ दफ़ा ट्रैफिक पुलिस और पुलिस से उलझ रहे हैं। क्या किया जाता है, उनका इलाज क्या है उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं DSP क्लिफ्टन जावेद यूसुफज़ई। अच्छा, अब जो मुल्क के हालात हैं ना उस हिसाब से जो थ्रेट चल रही है उस हिसाब से अब आवाम को ज़्यादा पता है कि किस तरह से हमने ताउन करना है। जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो काम कर रही हैं, अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। अभी आपको पता है 17 तारीख को जो वाक़या हुआ उसमें कितने हमारे जवान शहीद हो गए उसमें ना। इसी तरह से अभी आज भी एक मुकाबले के अंदर हमारा हेड कांस्टेबल शहीद हुआ है। तो आवाम को भी चाहिए कि ताउन करें। और ये जो अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से भी अहकामात हुए हैं और अभी उसमें 1 हफ़्ते का टाइम दिया है कि आप जो अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन गाड़ियाँ हैं, ये टेंटेड ग्लासेस हैं, देखें ना इसके अंदर पता नहीं चल रहा होता कि कौन कैसे जा रहा है। अब एक गाड़ी जो मिली है उसका पता ही नहीं किस मालिक के नाम है। तो इस पर आप ये खुद से पढ़े लिखे लोग हैं, मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ तकरीबन पढ़े लिखे लोगों का ख़ास तौर पर जो पोश इलाका कहलाता है वहाँ पर हूँ। तो लोगों को ख़ुद से ताउन करना चाहिए और इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि भाई हम लोग जो है गवर्नमेंट के साथ ताउन करें और जो काम है वो करने वाले। भाई गाड़ी आपने ले ली, आप उसको अपना नाम रजिस्टर्ड करा लें, आपकी एक सिक्योरिटी सेफ्टी है। खुदा न खास्ता कहीं मिस यूज आती है तो वो आपके लिए परेशानी का बाइस बनता है। तो उसमें कानून भी है कि आप ले लें, विद इन ए वीक आप जो उसका अपना नाम ट्रांसफ़र करा लें, आप आराम से घूमते रहें, आपको परेशानी नहीं होगी, कोई रोकेगा भी नहीं। आप फैंसी नंबर प्लेट लगा के घूमते हैं, वो एक परेशानी। भाई आप क्यों लगा के घूम रहे हैं? एक पैटर्न है, गवर्नमेंट एक्साइज डिपार्टमेंट जो आपको देती है, आप उस पर नंबर प्लेट लगा लें। फिर टेंटेड ग्लासेस का है कि टेंटेड एक मतलब माजरत के साथ एक ऐसा ट्रेंड बन गया कि जनाब उसको हम काले शीशे कर के घूम रहे हैं। भाई क्यों घूम रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है? हम लोग भी तो घूम रहे होते हैं ना यार, हम लोग भी तो इंसान आप लोगों में से है ना, तो हमारी जान भी तो ऐसी है जैसे आप लोगों की है, तो हम लोग तो घूम रहे हैं। लेकिन वो जनाब बोलते हैं थ्रेड है। भाई क्या थ्रेड है आपको? किस चीज़ की थ्रेड है? उसे काले शीशे से थ्रेड खत्म हो जाएगी। ठीक है DSP साहब, काले शीशों के अलावा वो जो एक काला शेड होता है, शेड अलाउ है या नहीं है? तो शेड तो लगा सकते हैं ना, देखिए ना, अब कोई डिजीज़ है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, कोई परेशानी बीमारी है, धूप से एलर्जी लगती है, तो वो यूज़ कर सकता है, उसमें कोई नहीं है। वाइट ग्लासेस के अंदर आप शेड लगा लें, उसको क्या है, कोई मसला टेम्परेरी तौर पे होता है वो तो। DSP साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसके अलावा जो है वो एक और भी जो है वो काम किया गया है और एक और अमल दरामद जो है उसके करने के लिए आप लोगों को पाबंद किया गया है कि जो यूनिफॉर्म वाले एक तो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं,
सिक्योरिटी गार्ड और दीगर जो है यानी कि सादा कपड़ों में असले की नुमाइश जो है वो ममनू करार दी गई है। असले की नुमाइश को बाकायदा तौर पे जो है वो कंडेम और इसको उसके ऊपर जो कहा गया है कि ये अब काबिल गिरफ्त होगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो असले की नुमाइश है इसका क्या मतलब, इसके अगर मैं डिटेल में आपसे जानना चाहूँ तो कुछ लोगों के पास गार्ड्स होते हैं कि जो कि हम देखते हैं कि अभी भी 5-6 गाड़ियां गुजर के गई हैं यहाँ पे डबल केबन, जिनके पीछे कोई हरे रंग की नंबर प्लेट या फिर नीले रंग की नंबर प्लेट नहीं थी, बल्कि वो सादी जो थी वो यानी कि आम लोगों की थी, लेकिन उन्होंने पीछे गार्ड रखे हुए थे। गार्ड्स की जो वर्दी थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे किसी यानी कि किसी बाकायदा तौर पे किसी सिक्योरिटी जो उसकी जो होती है, लेकिन उनकी जो वर्दी थी वो मुशाबत इख्तियार कर रही थी रेंजर से और एफसी से। तो ऐसे में इन लोगों के ऊपर हाथ डालना कितना मुश्किल है और ये कितना काबिल गिरफ्त है? नहीं, हाथ डालना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस पर इंशाल्लाह हमारी फोर्स काम कर रही है और काम करती रहेगी। और ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत इस पर पहले से भी ऑर्डर था कि इसका एक पैटर्न सेट था कि ब्लू उनकी ड्रेस होगा। जो सिक्योरिटी जो हमारे हैं सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके लिए एक ब्लू पैटर्न है कि ब्लू नेवी ब्लू कपड़े होंगे, ड्रेस होगा उसका और बाकायदा लोगो लगा हुआ होगा। दूसरे उसमें जो है वो उसके ऊपर FIR काट देते हैं। और अगर कोई उसमें मुशाबत करती हुई वर्दी होती है फोर्स से, उसके ऊपर एक्शन होता है, बाकायदा FIR कटती है इसके ऊपर। सर ये पीछे गाड़ी को रोका गया है क्या या टिंटेड शीशों की वजह से रोका गया है? इस पे काम ब्लैक है, टिंटेड ग्लासेस, इस पे कार्रवाई हो रही है, देख लें। ये देखिएगा कि यहाँ पर ब्लैक जो गाड़ियों के शीशे हैं, खुदा के लिए टिंटेड शीशे जो हैं उनको फौरी तौर पे आप सही तरीके से इंसान के बच्चों की तरह आप लोग उसको जो कानून आपको कह रहा है उसको टिंटेड शीशों को उतार दीजिए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो अब इनको बता दिया गया है कि ये इनके लिए जो है ये आखिरी मोहलत थी। हाँ, नहीं बता रहे हैं, इनको वार्न भी कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो हमारे पास सिस्टम में आ जाता है कि पहले आप चालान हो चुके, फिर उसके बाद फिर गाड़ियाँ हम जब्त कर लेंगे, उनके बंद कर देंगे गाड़ियाँ उठा के इंशाल्लाह। सर दरअसल आप जिस एरिया में खड़े हुए हैं ना, आप किसी दूसरे एरिया में अगर खड़े हो ना तो बात और होती है। ये वो है कि जहाँ पे आपको कोई भी गाड़ी जो है ना वो आपको बड़ी बड़ी मछलियों की मिलेगी, यानी कि वो बड़ी मछलियाँ जिनके पास कानून को कहते हैं कि कानून जाते वक्त हाथ डालते वक्त जरा सोचता है कि भाई यहाँ पे क्या लेने के देना ना पड़ जाए। आप उस एरिया में खड़े हुए हैं तो मुझे मालूम है कि सुबह से शाम तक कम से कम और नहीं तो कम से कम 30% तो गाड़ियाँ ऐसी होती होंगी ना जो कि इन्हीं अशराफिया की होती हैं। अब कोई प्रेशर तो नहीं आता आप पे कि भाई हमारा बंदा है, हमारी बेटी थी या हमारा बेटा था या मैं खुद था, वो पे उनको पुलिस ने चालान कर दिया है तो जरा कैसे उन्होंने कर दिया, ये कर दिया, कोई ऐसा तो नहीं आ रहा? नहीं, मैं तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता है, ना ही कोई ऐसी चीज़ होती है। अब हम चालान करते हैं, देखें भी एसओ साहब भी कर रहे हैं, आप देख लें बात। एसओ साहब क्या मसला हुआ? ये अभी इनको रोका है, ना तो लेडीज हैं पीछे, वो बोल रही है मैं वकील हूँ, अभी ये बैठे हैं वकील होकर कानून की धज्जियां उखेड़ रहे हैं। ना तो इनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, ना लाइसेंस है, कोई चीज नहीं है और चारों तरफ से कोई मतलब नजर नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या है या क्या नहीं है। ये वकील है ये खातून जिनकी भी ये गाड़ी है, जरा नंबर जरा दिखा दीजिएगा। ये वकील है खातून और इनकी गाड़ी है और हर तरीके से इन्होंने वायलेशन की हुई है। टिंटेड गाड़ी के शीशे हैं, इसके अलावा इन्होंने फौरी तौर पे अपना वकील कार्ड इस्तेमाल करते हुए, एडवोकेट कार्ड इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बताया है कि मैं तो वकील हूँ। मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी, फिर बहन आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। इसके बाद ये कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। ये है हमारे यहाँ पर कानून को समझने वाले और बनाने वाले और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जब इस तरह का कार्ड इस्तेमाल करें उनके लिए ज़्यादा बड़ी गिरफ्त होनी चाहिए। मेरा ऐसा ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? लेकिन मैं आपका ख्याल जानूंगी, लेकिन मैं आपके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वक्त तो है छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है सिक्योरिटी के हवाले से और जिस तरीके से आपने सिर्फ गवर्नमेंट के इकदाम आपने देखे हैं, इस हवाले से सिर्फ बात जो है ना वो गाड़ियों के नंबर प्लेट और उसकी स्नैप चेकिंग के हवाले से नहीं, जो सबसे अहम इसमें जो एक कदम उठाया गया है ना वो ये उठाया गया है। शर्जील मेमन साहब का आपने बयान सुना होगा। सिंध गवर्नमेंट ने और शर्जील मेमन साहब ने जो बयान दिया है उसकी रूह से अगर हम देखें तो वन लाइनर में अगर आपको बताऊं कि गैर कानूनी असलहा इसके ऊपर भी इस वक्त एक्शन होने के लिए जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि हमारे तो मुल्क में और बिलखुसूस कराची में आपको हैरत होगी जिन लोगों को अभी तक ये बात पता नहीं है कि ऑनलाइन भी आप वेपन परचेज कर सकते हैं।
ये कितना बड़ा रिस्की है, ये कितना बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है आपके लिए। कौन लोग होते हैं कि जो कि असलहा जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए परचेज कर रहे हैं एक लीगल तरीके से, और कौन से लोग जो हैं वो बदनीयती की बुनियाद पर असलहा खरीद रहे हैं। जो स्नैचर्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके पास असलहा कहाँ से आ रहा है। इस वक्त कराची की अगर हम बात करें तो इसके हवाले से ये मेरा शायद अपनी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम होगा जो कि मैं टैक्टिकल आर्म में करने के लिए जा रही हूँ। टैक्टिकल आर्म अभी हम जा रहे हैं, आपको ज़रा दिखाएंगे कि वो तमाम वेपन्स जो कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस या फिर आप शिकार के लिए लेते हैं या एक कानूनी तरीके से आप परचेज करते हैं जिसके ऊपर कोई कतगन नहीं है, लेकिन उसके कुछ हदूद व क़यूद होते हैं। वो कौन से हदूद व क़यूद होते हैं, किन बेसिस के ऊपर और किस क्राइटेरिया के ऊपर आप वो परचेज कर सकते हैं। मैं अभी अंदर जा रही हूँ टैक्टिकल आर्म्स में। टैक्टिकल आर्म में मैं मौजूद हूँ, मैनेजर हमायूं मेहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा हमायूं, सबसे पहले तो मेरे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद, पहली दफ़ा आप शिरकत कर रहे हैं। अच्छा हमायूं, मैं आपको पेशतर इसके कि मैं आपसे सवालात करूँ, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि सिर्फ आम डीलर के तौर पे नहीं, बल्कि मैं एज अ एनालिस्ट भी इस वक्त हथियारों के लिए मैं आपको ओपिनियन लेना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं उसके हवाले से। हमायूं, पहले मुझे ये बताइएगा कि देखिए आपके पास तो परमिट है, और मुझे बड़ा, जब मैंने इस हवाले से जो था, हमने थोड़ी सी ज़रा स्ट्रगल शुरू की है कि कौन ऐसा शख्स है जो हमें सही तरीके से ब्रीफ कर सके, तो सबने आपका नाम लिया था कि आपके टैक्टिकल आर्म में आप जाएं। मुझे आप ये बताइएगा, आपके पास तो परमिट है और आप बड़े पैमाने पर इसकी डीलिंग का काम करते हैं। अगर आपके पास ये परमिट है और आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अलाउ किया गया है, तो जाहिर है कि जो एक आम इसका परचेज करने वाला एक शख्स है, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसके कौन से ऐसे लवाजमात हैं कि जो कि अगर उसके पास हैं तो वो ये आम यानी कि ये पिस्टल वगैरह जो भी इस वक्त हमारे सामने ये ख़रीद सकता है। देखिए, सबसे पहले तो एक आपको अच्छा शहरी होना चाहिए, ठीक है। जो भी इन चीज़ों को बाय करना चाहता है, परचेज़ करना चाहता है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमें गवर्नमेंट ही परमिशन देती है। जिन लोगों की एज 25 से अबव है वो लाइसेंस के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सिंध डिपार्टमेंट जो है, होम डिपार्टमेंट है, वो लाइसेंस बना के देता है। एक अच्छा शहरी होगा तो उसको लाइसेंस बन जाएगा, उसको वेपन भी परचेज़ कर सकता है वो। अच्छा शहरी होने का मतलब ये है कि अगर उस पर पेशतर इसके कोई एफआईआर दर्ज उसके ऊपर ना हुई हो किसी भी किस्म की। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए, ना उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए कहीं पर भी। अगर उसकी कोई एफआईआर होगी तो वो ज़ाहिर बात है लाइसेंस नहीं बनेगा। सीआरओ आता है, इसका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है वो बनेगा, तो उसमें क्लियर नहीं होगा। अगर एफआईआर कटी भी होगी तो उसका कोई भी लाइसेंस नहीं बना सकता। अच्छा हमायूं, अब ये बड़ा ज़रूरी एक सवाल है, वो ये कि हमें लाइसेंस का भी पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि गैर कानूनी अगर आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप परचेज़ करें तो उसका क्या करें। अब बात आती है ये कि ज़ाहिर आप तो एक बिल्कुल कानूनी तरीके से परमिट लेके आप लोग ये काम कर रहे हो, अगेन वही वाली बात करूंगी, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन इस किस्म की है और कुछ हमारे पास मालूमात इस किस्म की हैं कि कुछ जो गैर कानूनी असलहा फ़रोख्त करने वाले हैं, हम उनको गैर कानूनी ही कहेंगे क्योंकि उनका तरीक़ेकार बड़ा गलत होगा, ऑनलाइन वो जो है उसकी डीलिंग कर रहे हैं। ये ऑनलाइन का कोई इस तरह का कोई कानूनी कोई जवाज़ है या नहीं है? नहीं, इस तरह का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। ये जो सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, लोगों ने बाई भी किए हैं, सही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब हमारे पास मैसेज आते हैं कि आप लोग ऑनलाइन वेपन देते हैं। हम तो मना कर देते हैं कि हम जो लाइसेंस है, आप लाइसेंस लेके आए शॉप पे, हम आपको दे देंगे वेपन। अगर आपका लाइसेंस क्लियर है तो हम आपको वेपन दे देंगे। लेकिन ये जो ऑनलाइन चल रहा है, बीच में पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है, ठीक है, वो बिल्कुल ये इलीगल काम है। ऑनलाइन आप वेपन दे रहे हैं उनको। पेशावर में आप लोग बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, XYZ पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आप वहाँ से आपको पता नहीं है सामने वाला कौन है बंदा, आप उसको वेपन भेज रहे हैं, लेन देन हो रहा है, पैसों का लेन देन हो रहा है, बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो लोग, यहाँ से कस्टमर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ से उसको वो वेपन भेज देते हैं। जी बिल्कुल इलीगल है, ये काम तो इलीगल है। मतलब आप सामने वाले को जानते भी नहीं, आप उसको वेपन पहुँचा रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, होम डिलीवरी हो रही है। इस तरह के लोग जो हैं, ये हमारी सिंध पुलिस ने जो है माशाल्लाह काफ़ी लोगों को पकड़ा है इस तरह से। अच्छा हमायूं, मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे ये मालूम करना चाहूँगी कि अब हम लोग आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि देखें सेल्फ डिफेंस के लिए जो हम हथियार परचेज़ कर रहे हैं उसका तो क्लियर हो गया। अब जो कराची का सबसे बड़ा नासूर है वो आपको भी पता है कि यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम, और ये जो उसके लिए अमूमन स्ट्रीट क्राइम में जो गन इस्तेमाल होती है, पहले तो मुझे गन का सिर्फ बताइएगा वो कौन सी अमूमन गन जो है
वो ये इस्तेमाल करते हैं, जो कि तवातुर के साथ हमें जितने भी ऐसे क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं तो उनके पास अमूमन कौन सा वाला जो है वो पिस्टल होता है, या कौन सा वाला 9mm होता है, कौन सा होता है? देखें, जो कोई ऐसा स्पेसिफिक वेपन तो नहीं है जो उनके पास हो, ठीक है। मेजॉरिटी जो है वो एक 30 बोर होता है पिस्टल। ज़्यादातर जो लोग पकड़े जाते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम करते हुए पकड़े जाते हैं, वो मोस्टली 30 बोर होता है। या तो वो पाकिस्तानी होता है या वो इम्पोर्टेड चाइनीज़ होता है, ठीक है। वो इस शेप ही अलग होता है थोड़ा सा, और वो चलता है नहीं चलता ये भी नहीं पता होता। गोली अटक भी सकती है उसमें, जैसे कि आपको याद होगा एक वाक़या जिसमें 2 जला दिए थे सखी हसन पे, जिनको बल्कि इससे भी आगे जो सुरजानी से आगे जो हमने प्रोग्राम किया था, तो आपको याद होगा उसमें क्या हुआ था कि गोली अटक गई थी। तो ये उसमें ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गोली अटक सकती है, ये कोई इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने चला दिया तो 100% गोली चलेगी, ठीक है। इसमें ये बड़ा एक ज़रूरी सवाल था। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि जब हम परचेज़ करते हैं कोई भी आम या कोई भी हथियार इस तरह, तो क्या जो उसमें गोलियों की एमिनेशन उसके जो है उसकी कोई स्पेसिफिक उसकी एक तादाद होती है गोलियों की, कि वो सिर्फ इतने हद तक जो है वो परचेज कर सकते हैं या जितनी मर्जी चाहे कर सकते हैं? देखिए, लाइसेंस पे जो है ना आपकी लिमिट होती है। जैसे सिंध का लाइसेंस इशू होता है, नया लाइसेंस, तो उसमें लिमिट दी हुई होती है 200 एमुनेशन आप परचेज़ कर सकते हैं पर ईयर। मतलब हर साल आप 200 बुलेट्स जो है परचेज़ कर सकते हैं। और देखिए, इसमें जो मैंने आपको बताया कि वेपन अटक भी सकता है, रुक भी सकता है, तो जो अच्छे शहरी हैं, मैं तो उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वेपन अच्छा लें, इम्पोर्टेड वेपन लें और अच्छा लें, ताकि खुदा न खास्ता कहीं आप सेल्फ डिफेंस में यूज़ कर रहे हों और अगर आपके पास पिस्टल वेपन अच्छा नहीं है, अगर वो रुक गया तो वो उस टाइम तो डू एंड डाई वाला सीन बना हुआ होता है। जी, सीन क्रिएट हुआ होता है। तो खुदा न खास्ता आपका वेपन रुक गया तो कुछ भी हो सकता है हादसा। तो हम हमेशा हमारी कोशिश यही होती है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनको एक अच्छे वेपन की तरफ लेके आएँ। कि हम ज़रूरी नहीं है कि आप 5-6 लाख का वेपन लें, लाख, 1.25 लाख में, 1.5 लाख में मिल जाता है आपको अच्छा पिस्टल मिल जाता है, इंपोर्टेड पिस्टल जो रिलायबल होता है। इसके अलावा तो हम कोई मतलब है नॉर्मल लोकल जो पिस्टल होते हैं, वेपन होते हैं, वो हम कम लोगों को रिकमेंड करते हैं। जिनके बजट नहीं बन रहा, चलें आप ले लें, कोई मसला नहीं, लेकिन हम फिर भी यही कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड वेपन लें। अच्छा, जो हमारे पास ऐसे असला, जाहिर है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास असला होता है उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जब वो आपसे असला परचेज़ करते हैं तो कोई आप उनसे मालूम करते हैं कि आप किस पर्पस के लिए इसको ख़रीद रहे हैं। शिकार के लिए ख़रीद रहे हैं, क्योंकि अमूमन शिकार के लिए भी असला परचेज़ किया जाता है, या फिर आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ले रहे हैं, या फिर किस पर्पस के लिए? कोई ऐसी कोई आप इसमें कोई होता है, कोई क्वायरीज होती है? देखिए, जब लाइसेंस आप बना रहे होते हैं ना, तो उसमें पर्पस दिया जाता है, सही है। कुछ लोग सेल्फ डिफेंस के लिए वहाँ पर लिखते हैं कि मेरा बिजनेस है और मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो इसको हंटिंग पर्पस में भी ले आते हैं, जैसे शॉटगन्स होती हैं। और आजकल तो देखें, वेपन्स जो है मोस्टली जो यंग जनरेशन है हमारी, वो इस तरफ जा रही है, शूटिंग रेंज में जाते हैं, स्पोर्ट्स में यूज़ कर रहे हैं इसको। बाकायदा जो है आपके यहाँ पर कराची में कंपटीशन हो रहे हैं इसके, ठीक है। जो आपके यहाँ पर 5-6 शूटिंग रेंजें बनी हुई हैं यहाँ पर कराची के अंदर, वो जो है स्पोर्ट्स में यूज़ कर रहे हैं काफ़ी लोग। हम तो प्रेफर भी यही करते हैं कि आप बज़ाहिर जो एक गैर कानूनी काम है हवाई फायरिंग करना, ठीक है, हम लोगों को तो मना करते हैं कि हवाई फायरिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी का भी नुकसान हो सकता है। आपको नहीं पता आपने फायर करा, कौन किसको लगी गोली, कहाँ गई, आपकी बुलेट से जो आपके वेपन से बुलेट निकली है वो कहाँ गई, आपको तो नहीं पता। हम कोशिश यही करते हैं, हम कस्टमर को यही समझाते हैं कि बुलेट ज़ाया करने से अच्छा आप शूटिंग रेंज जाएँ, वहाँ पर एक अपना मतलब एम सेट करें, अपने प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि कल वो प्रैक्टिस जो है वो आपके काम भी आ सके कल को, ठीक है। तो आजकल जो है यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर इसी तरफ मूव हो रही है, शूटिंग रेंज की तरफ, वो स्पोर्ट्स में ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे ठीक है, अभी आप मुझे अगर बताएंगे, देखें आप लोग कानूनी तरीके से, जिस तरीके से आपने मुझे पूरे इसके हदूदों को यूद बता दिया कि देखें ये परचेज़ करना ये इतना भी आसान काम नहीं होता है। अगर आपकी बदनीयती पे आप मबनी, अगर आपकी कोई किसी भी किस्म की ऐसा इंटेंशन है आपका, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह भी जाएंगे, आपको अगर आप ऐसी जगहों पर आ रहे हैं जो कि परमिट लेके बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस आपने आके कहा कि जिस तरीके से आप पैनाडोल लेने के लिए जाते हैं कि केमिस्ट को आप देते हैं पैसे, ये लो भाई 100 रुपये इसके जितने पत्ते बन रहे हैं वो दे दें, इस तरीके से नहीं होता भाई। ये इसका एक क्राइटेरिया होता है और इसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। आप ज़रा बात कर लेते हैं वो जो गैर कानूनी, अभी तो मैंने आपसे बात की है ना, वो ऑनलाइन जो है असले की फ़रोख्त होता है। एक होता है कि गैर कानूनी तौर पर, ऑनलाइन नहीं, गैर कानूनी तौर पर कुछ लोग जो हैं वो इसका कारोबार कर रहे होते हैं। इसमें सेकंड हैंड जो है असलहा वगैरह फ़रोख्त हो रहा होता है उसके अंदर, जो अमूमन
शरीफ लोग तो बिल्कुल नहीं खरीदते, ये तो उसमें कोई, क्योंकि जो शरीफुल नफ्स होगा और जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा वो तो बिल्कुल क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए करेगा। तो ऐसा है कि मैं अपनी अगर मिसाल दूं, मैं एक सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखती हूँ। अगर हमें पता चलता है हम लोगों को कि अगर कोई सहाफ़ी नहीं है और वो सहाफ़ी बन के अगर कोई गैर कानूनी तौर पे कोई इस तरह की एक्टिविटी में है, तो सबसे पहले सहाफ़ी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप लोग बिल्कुल कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसे लोग एलिमेंट आपके ज़रिए आपका काम है, आपको यकीनन पता होता होगा, आपके कानों में भनक पड़ती होगी, तो कोई आप लोगों का कोई ऐसा होता है कि आप लोग फौरी तौर पर जो है उसके ऊपर एक्शन लेंगे, भाई ये तो हमारा भी जो है वो कहीं बदनाम ना कर रहे हो, तो कोई आप इसके लिए कोई कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं या नहीं? बिल्कुल करते हैं कि मतलब ऐसा आता है सुनने में कि फलाने ने मतलब उसको वेपन दिया। ऐसा लोग हैं यहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं, इलीगल काम कर रहे होते हैं, सुनने में भी आता है, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। उल्टा मतलब हमारे पास कोई अगर आपको वेपन सेल करना है या कोई कहता है कि मेरा फ्रेंड जो है मुझे वेपन दे रहा है, तो हम उनको पहले यही कहते हैं कि भाई देखें, पहले अपने फ्रेंड से पूछें कि ये लाइसेंस पे है वेपन, आपका यूज़ में है, कुछ भी है। अगर लाइसेंस पे है तो आप बाय कर सकते हैं, आपका लाइसेंस बना हुआ है। आप अपने फ्रेंड का लाइसेंस और उनका वेपन हमारी शॉप पे लें और अपना लाइसेंस भी ले आए साथ में। उनके लाइसेंस से हम परचेज़ करेंगे और आपके लाइसेंस पे हम सप्लाई कर देंगे, जो फिर बाद में होम डिपार्टमेंट में जाता है। उसमें वेपन एंट्री होती है, कंप्यूटराइज होती है, हर चीज़ का मतलब एक तरीका है। ये जो है आप वेपन सेल परचेज़ का, ये ऐसे नहीं होता कि मतलब आप उठाए मुँह उठा के आपने वेपन ले लिया। इसका एक पूरी हिस्ट्री होती है वेपन की। कोई भी अगर वेपन लेता है तो उसका पूरा डाटा होता है। अच्छा हमायूं, जिस तरह सुनार की दुकान पे हम जेवर लेने के लिए जाते हैं तो पीछे से एक मार्क होता है, उस सुनार का जो उसकी जो दुकान होती है उसका एक ट्रेड मार्क होता है। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स वेपन ख़रीद रहा है और अगर कोई शख्स गैर कानूनी तौर पे ख़रीद रहा है, तो क्या वेपन के आसपास या उसमें कोई ऐसी खुफिया कोई मोहर होती है कि जो कि ये इंडिकेट कर सके कि ये वेपन कहाँ से लिया गया है, या फिर अगर छीना भी गया है वेपन गैर कानूनी तौर पे भी लिया गया है, तो उसका कोई सुराख के लिए कोई छोटा मोटा कोई मार्क वगैरह होता है? कोई नहीं, इस तरह का कोई मार्क नहीं होता। देखिए, कोई भी वेपन होता है ना, चाहे इम्पोर्टेड वेपन होता है या यहाँ पर लोकल मेड बन रहे होते हैं, जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर, वहाँ पर बन रहा होता है। जैसे लाइक मोबाइल का IMEI नंबर होता है ना, सीरीज़ होती है, तो इनका भी एक सीरियल नंबर होता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है और उसका पूरा रिकॉर्ड होता है, उसकी पूरी हिस्ट्री होती है। जैसे ये वेपन रखा हुआ है, ठीक है, इसमें अब आप देख रही होंगी ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको नंबर हर यहाँ पर भी मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी 3-4 जगहों पे ये नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यही जो है इसकी पहचान होती है। तो और अगर खुदा न खास्ता ये वेपन कहीं यूज़ होता है इलीगल तरीके से और पुलिस ने इसको पकड़ लिया, तो वो इस नंबर से इसको ट्रेस कर लेगी कि ये कहाँ पर आया। जी बिल्कुल, ये नंबर यहाँ पर भी मेंशन है, ये नंबर यहाँ पर भी मेंशन है। और क्या ये नंबर जो है वो सीरियल नंबर है कि ये सिर्फ इसी गन के ऊपर है और इससे अगली पिछली जो है वो सीरियल जो है उसको आप डिटेक्ट करके जो है आप ये थोड़ा सा अंदाज़ा आपको हो जाएगा, पुलिस को हो जाएगा, या फिर ये नंबर जो है वो हर किसी पे मौजूद है? सेम नंबर? सेम नंबर नहीं होता, हर वेपन का अलग अलग नंबर होता है। जैसे मैंने आपको मोबाइल की मिसाल दी ना, हर मोबाइल का एक IMEI नंबर अलग है, तो ये इसका भी नंबर अलग है, इसका भी नंबर अलग है। जितने भी वेपन्स रखे हुए हैं सबका सीरीज जो ये है वो डिफरेंट है। सही है। सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा वाला पिस्टल जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त इन है कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट भी है और वो आराम से मिल भी जाता है, या सबसे ज़्यादा मुश्किल हथियार कौन सा है? देखें, मुश्किल हथियार तो कोई भी नहीं है। जो नॉर्मल आपके वेपन्स हैं सारे ही सेल होते हैं। कोई ऐसा एक वेपन नहीं है कि ये बहुत फेमस है। तो नाम तो हम ले सकते हैं कि फ़लाना पिस्टल है फेमस है, फ़लाना ब्रांड फेमस है, लेकिन वैसे सभी बिकते हैं। जी, ये आज आपको ये हिस्सा पता है आपके लिए ज़रूरी क्यों था? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, क्योंकि कराची के हालात इस किस्म के वापस हो रहे हैं कि, और ख़ास तौर पे ये जो कराची पुलिस ऑफिस में जिस तरीके से उस जगह पर जहाँ पे हम सोच नहीं सकते हैं कि इतनी सेंसिटिव जगह पर जब इस महीने की 17 फरवरी को हम लोगों ने देखा, जो मनाजिर हमने देखे, उसके बाद जो तहकीकात चल रही हैं, उसके बाद जो शर्जील मेमन और साहब और जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है उसकी तरफ से ये इकदाम उठाए गए, उसमें कहे कि भाई गैर कानूनी तौर पे असलहे की नुमाइश पे, इनफैक्ट जो है वो असलहे लहराने पर या उसकी नुमाइश पर, वो तो इससे पहले भी कई दफ़ा पाबंदी हुई, लेकिन आज आपके लिए ये प्रोग्राम का हिस्सा इस वजह से करना ज़रूरी था क्योंकि हमें सही तरीके से कोई एजुकेट नहीं कर रहा। कौन सा आपका सीधी राह पे आपने उसके ज़रिए आप परचेज़ कर सकते हैं
एक अच्छी नीयत के साथ और बदनीयती के साथ और किसी इंतशार फैलाने के लिए या दहशत फैलाने के लिए वो कौन से तरीके होते हैं। एक बात याद रखिएगा कि कानूनी तरीका अब जब भी अपनाएंगे, जो कि अभी हम जिस तरीके से आपसे कर रहे थे, वो कभी भी आपके लिए या फिर आपके सिस्टम के लिए खतरनाक नहीं होगा। गैर कानूनी, अब ये पुलिस का काम है, सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, गवर्नमेंट का काम है। ये जो हालात हो गए खुदा के लिए, इस चीज पे लोगों को एजुकेट करें कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, शिकार के लिए, स्पोर्ट्स के लिए आप जो असलहा खरीद रहे हैं उसका क्या तरीक़ाकार है उसको। और ये नहीं है कि अगर आपके हाथ में, अगर आपने लीगल तरीके से ये खरीद भी लिया है तब भी आपने इसकी जो है वो हर वक्त नुमाइश नहीं करते रहना। ता वक्त है कि जब तक कि आपको इसकी जरूरत ना हो तब तक अगर उस वक्त ये निकले तो ही ये कानूनी है, वरना अगर बिला वजह आप सिर्फ एक शशका दिखाने के लिए भी अगर आप कर रहे हैं, खासतौर पर मैं नौजवान लड़कों से ये बात करूंगी और लड़कियों से भी, इनफैक्ट कुछ लड़कियों को मैं भी जानती हूँ, अगर आपने बिला वजह इसका असले, तो अब तो इसके ऊपर हो गई है पाबंदी। इस पर पाबंदी वैसे इस पर पहले भी थी, लेकिन अब जरा थोड़ी सी सख्ती इस वाक़े के बाद ज्यादा हो गई है। तो इसको खामखा आपने लहराना नहीं है, इसकी नुमाइश नहीं करनी, पहली बात तो ये। अब जो दूसरा वाला प्रोग्राम का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो ये था कि अब आपको पता चल गया होगा वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से शरपसंद और दहशतगर्द ये असलहा परचेज कर रहे हैं। अब इनके ऊपर इनकी गर्दनों को तंग करना ये अब आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। हमने तो आपको सिर्फ ये बता दिया एक आम आदमी की हैसियत से, कराची एड की हैसियत से, कि आपने कौन से डू एंड डोंट फॉलो करने हैं ताकि आप कभी उस नरगे में मत आए और फिर कानून को अपना काम करने दीजिए। इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो आपके लिए उम्मीद है कि खासा मालूमाती रहा होगा, खुद मेरे लिए भी बहुत मालूमाती रहा। तो प्रोग्राम आपने देखा, मुझे मालूम है कि आज का प्रोग्राम जरा थोड़ा सा अनयूजुअल आपके लिए इस वजह से, रूटीन से जरा हटके इस वजह से है क्योंकि हालात कुछ रूटीन से हटके हो चुके हैं। दहशतगर्दी को अगर आपने और हमने शिकस्त देनी है, हमने अगर अमनो अमान को बरकरार रखना है, ये जो आपको चलती फिरती गाड़ियाँ, आपको खुली हुई दुकानें नज़र आ रही हैं, अगर आप ये चाहते हैं ना कि ये आपको नज़र आती रहे, आपकी पुलिस जैसे भी आपको हज़ार आपको अपनी पुलिस से आपको शिकायत होंगी, कानून नाफिज करने वाले आपको इदारों से शिकायत हो सकती हैं और जायज़ भी हो सकती हैं कुछ शिकायत, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये हमारी ही है और हमें ही इनके साथ देना है। अगर इनके ऊपर बात आ गई है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हो कि हम पे आई थी तो आप शायद उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए थे और हमें आपसे इस बात पे शिकवे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये हैं अभी भी, अगर आपको और हम यहाँ पे खड़े होकर, ये बात याद रखिएगा, मैं और आप अगर इस वक्त बाहर निकल रहे हैं और थोड़ा बहुत भी अगर हमें थोड़ी सी बेखौफी है थोड़ी देर के लिए भी, तो वो शायद इन्हीं लोगों की वजह से। ये पुलिस है और हमारी है, नुक्स हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त एक बात तय है कि अमनो अमान, नक्शे अमन का जरिया आपको नहीं बनना है, बहैसियत जिम्मेदार शहर साथ देना है। किस तरीके से कि आज आपको प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है कि जो स्नैप चेकिंग हो रही है ये आपकी और हमारी इस शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रही है। खुदा के लिए उस वक्त अपना कोई कार्ड, कोई भारी भरकम ना दिखाया करें, भरम ना दिखाया करें, उस वक्त कोई आप बहसो मुबाहिसा ना किया करें और सीधी तरह अपनी उस स्नैप चेकिंग के ज़रिए उस अमल से अपने आप को गुजार कर, अगर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है, अपने नाम आपके पास कुछ दिन अभी मौजूद है, आपके पास वक्त है, आप जाइए और जाके अपने नाम करवा लीजिए और हमेशा के लिए इस खिफत से आपको छुटकारा मिल जाएगा। थोड़ी सी तगदो करनी पड़ेगी लेकिन ये ज़रूरी है। असले की नुमाइश एक शरीफुल नफ्स तो बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता किसी के पास अगर नया असला आया है वो अगर कर रहा है तो उसको भी मुहतात हो जाना चाहिए कि अब वो ना करे। ये हिरासमेंट में आता है, आपके नक्शे अमन का जरिया बन सकता है हिरासमेंट, या फिर एक दहशत की फ़िज़ा कायम हो सकती है उस इलाके के अंदर। ये आपने अब नहीं करना, इसके ऊपर हो गई है अब बहुत ज़्यादा सख्ती कानून की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से। ये बात याद रखिएगा। जिन जिन जगहों से, अब एक तरफ तो कानूनी तरीका हमने बता दिया, अब जिन जिन तरीकों से गैर कानूनी असलहा की परचेस हो रही है हमने प्रोग्राम में आपको बता दिया बहुत मुफस्सल तरीके से, टेक्निकल आर्म्स में जाकर। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर किस तरीके से एक्शन लेती हैं, और यकीनन पहले भी एक्शन ले रहे थे, अभी इसके ऊपर सख्ती कैसे होती है इस प्रोग्राम के बाद हम भी देखेंगे और आप भी देखिएगा। ये कहने का मकसद, ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। चीख उठा कराची में, आज समझ लें कि हम सब की ये चीख है कि हमें कराची में, पाकिस्तान में दहशतगर्दी अब वापस नहीं चाहिए। इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए, इन शरपसंदों पर रास्ता रोकने के लिए रिलाय मत करें कि सिर्फ आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपकी पुलिस खड़ी होगी। आपको जहाँ पे आपकी वजह से नक्शे अमन का कोई मसला पैदा हो सकता है या आप सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अगर खलल डाल सकते हैं, आज हमने वो बताया कि खुदा के लिए वो मत डालिएगा।
बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर लेंगे। मुझे मेरी टीम के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।